नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने बोर मॉडल देखा था, बोर की परिकल्पनाएं पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम बोर मॉडल के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, बोर मॉडल यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। अविकिरणी अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम उन्हीं अनुमत कक्षाओं की रेडियस यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बोर मॉडल अर्थात जो बोर की परिकल्पनाएं हैं उनका उपयोग करते हुए उन कक्षाओं की रेडियस यहां पर फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम बोर मॉडल की परिकल्पनाओं का प्रयोग करेंगे। बोर की जो परिकल्पनाएं हैं वो क्या है? देखिए, बोर मॉडल के प्रथम परिकल्पना से प्रथम जो अभिगृहित है उससे हम क्या जानते हैं कि किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम यहां पर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना पुट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। मैं यहां पर सीधा ही बोर की पहली परिकल्पना पुट करने जा रहा हूं। हम जानते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की प्रथम परिकल्पना से, प्रथम परिकल्पना से nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की पहली परिकल्पना में अब मैथमेटिकल रूप में पुट कर रहा हूं। देखिए क्या कहती है कि जो अभिकेंद्रीय बल है, इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है और उससे निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे, जैसे मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ये यहां पर हमारे पास में नाभिक है और ये है इसकी त्रिज्या। ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m और ये v वेग से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक बार समझ लीजिए, ये जो नाभिक है इसका आवेश है Ze। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो इस नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम यहां पर क्या पुट कर दें, बोर की पहली परिकल्पना से जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। ये बराबर होगा विद्युत आकर्षण बल के, जो कि 1/4πε0 Z × E इंटू में E/r² के बराबर होता है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो किसी कक्षा के लिए है। मैं यदि यहां पर बात करूं कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तब हम nवीं कक्षा में जो वेग है वो vn और रेडियस है उसको हम rn से यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी को मैंने v के स्थान पर vn, n इसके सबस्क्रिप्ट में लगा दिया है, जो त्रिज्या है उसके भी सबस्क्रिप्ट में n लगा दिया है यहां पर।
तो ये हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से द्वितीय परिकल्पना में आप लोगों को सामने पुट करने जा रहा हूं। बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना से हम क्या पुट कर दें। देखिए बोर की जो दूसरी परिकल्पना है वो हमें क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यह हमारे पास में mvr बराबर होता है nh/2π। nवीं कक्षा के लिए वेग vn, रेडियस है rn। यह आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। मैं इसे समीकरण 2 से vn का मान समीकरण 1 के अंदर पुट कर दूंगा। हमें रेडियस चाहिए, इस वेग वाले पद को हम यहां से हटाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों पदों की सहायता से चाहे तो इसका वर्ग करके इसमें भाग लगा दो, चाहे आप क्या कर दीजिए यहां से vn निकालो और इस vn का मान उठाकर यहां पुट कर दो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कक्षीय त्रिज्या, जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस निश्चित कक्षा की रेडियस से हम यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो समीकरण 2 से vn का मान निकाल लेते हैं। तो vn का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, vn बराबर nh/2πm rn। इसे मैं देता हूं समीकरण 3। समीकरण 3 को उठाकर हम किस में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए m/rn, यहां पर vn का स्क्वायर है। पहले मैं vn की वैल्यू पुट कर देता हूं, nh/2πm rn। ये हमने vn की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, स्क्वायर भी कर दिया है। फिर आगे है 1/4πε0 z² ये आ चुका है हमारे पास में। क्लियर। चलिए इसका स्क्वायर देख लीजिए, बोर्ड पर फोकस रखेंगे। n का स्क्वायर हो गया, h यहां पर प्लांक नियतांक है उसका स्क्वायर हो गया 4π² m² rn² इक्वल टू 1/4πε0 z² ये हमारे पास में आ चुका है। देखिए जो कुछ कट पिट रहा है उसे हम काट पीट देते हैं, हमें वैल्यू चाहिए rn की। तो यहां से देखेंगे rn² से rn² कैंसिल हो गया, 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, 1 m से 1 m कैंसिल हो गया। यहां पर देखो क्या क्या बच रहा है, 1/में rn, ये n² यहां पर रह गया है, h² यहां पर रह गया, 4 यहां से कट गया, 1 पाई यहां पर हमारे पास में रह गया, 1 m यहां पर हमारे पास में रह गया, rn² से rn² कैंसिल हो गया, z² यहां पर रह गया है, 4 पाई इधर से कट गया है। क्लियर। तो देखिए अब हमें चाहिए rn की वैल्यू, तो rn को मैं उधर ले जाऊं, बाकी राशियों को इस तरफ ले आता हूं। तो यहां पर हमारे पास में क्या रह गया है, n² h² अपॉन, ये ε0 भी इधर गुणा में आ जाएगा, अपॉन पाई m e², ये भी बट्टे में आ गया है z, ये भी कहां आ गया है, बट्टे में आ चुका है z। देन हमें क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ε0 h² अपॉन h² अपॉन पाई m e², यहां पर हमारे पास में रह गया है n² अपॉन में z, n² अपॉन z। ये हमारे पास में आ चुका है
कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला सूत्र। देखिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसको मैं पुट कर देता हूं R0 से। इसको हमने पुट किससे कर दिया? R0 से। तो Rn बराबर हमें मिल चुका है R0 n² अपॉन में Z के इक्वल। क्लियर? अभी से R0 का मान भी यहां पर देख लेंगे। देखो जहां R0 हमने किसके स्थान पर रखा है? एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m e²। तो देखिए इन सब की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 गुणा इसकी घात -12। h यहां पर होता है प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। तो 6.62 गुणा 10 की घात -34 का स्क्वेयर अपॉन पाई जो कि 3.14 होता है m। यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। e यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। ये हमारे पास में आ गया। अब जब हम इसे कि कैलकुलेशन करेंगे तो हमें देखिए R0 का जो मान है 0.53 गुणा इसकी घात -10 मीटर मिलने वाला है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम हम यहां पर पुट कर देंगे। क्लियर? इसे हम क्या लिख देंगे? Rn बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में n² अपॉन में Z। तो ये हमारे पास में अलग अलग तरीके से फॉर्मूले आ गए। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आ चुका है विद्यार्थियों नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला सूत्र व्यंजक। अब हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए उनकी त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे कि पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी है, और उनका रेशियो यहां पर फाइंड आउट करते हैं। विद्यार्थियों हमें Rn का सूत्र मिल चुका है। Rn बराबर R0 n² अपॉन Z। जहां जो R0 है इसको हम बोर त्रिज्या भी कहते हैं, पहली कक्षा की त्रिज्या भी इसे हम कह देते हैं। देखो कैसे, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम n² अपॉन Z। क्योंकि ये जो R0 है इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर? अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम फाइंड आउट करें तो Z बराबर 1 पुट कर देंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम Z बराबर 1 लेकर चलेंगे और फिर हम लेकर चलेंगे पहली कक्षा के लिए। पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो पहली कक्षा के लिए हम यहां पर n बराबर 1 पुट कर देंगे, Z बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 पुट कर देंगे। तो पहली कक्षा की जो त्रिज्या है हमारे पास में R1 बराबर प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, n का मान 1, Z का मान 1, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो जाएगी। R1 बराबर कितना मिल जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर दूसरी कक्षा के लिए। तो दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? दूसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या
इसी फॉर्मूले के अंदर हम n बराबर 2 पुट कर देंगे। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, क्या आप इन सब को समझ पा रहे हैं? बोर ने कहा था कि ये आपके पास में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर अनुमत कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये एक फिक्स पहली कक्षा आ गई। फिर एक निश्चित गैप के पश्चात दूसरी कक्षा आएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं वो भी हर कहीं पर मौजूद नहीं होगी। इसी प्रकार से फिर तीसरी कक्षा आएगी। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। तो ये तो है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3 और ये है n बराबर 4। मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। इनकी रेडियस हम एक एक करके फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली कक्षा की जो रेडियस है वो हमने फाइंड आउट कर ली। R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि R0 के बराबर ही है। इसे हम बोर त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या है, उसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं, जिसका मान 0.53 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। क्लियर? अब यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही, हालांकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिले तो उच्च कक्षाओं में संक्रमित हो जाता है। तो जब वो उच्च कक्षाओं में चला जाता है तो उनकी रेडियस क्या होगी? तो दूसरी कक्षा में उसकी जो रेडियस है R2 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में, ये आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर अपॉन जेड। तो n का मान यहां पर कितना? 2, z का मान 1। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में 4 आ जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में n बराबर अब की बार कितना लेकर चलेंगे? ये है तीसरी कक्षा। और तीसरी कक्षा की जो रेडियस है वो कितनी होगी? देखिए, तीसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, तो तीसरी कक्षा के लिए हम n बराबर 3 पुट कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा? R3 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 3 का स्क्वायर बट्टे में 1, अर्थात 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में 9। ये प्राप्त हो चुका है। विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, चौथी कक्षा के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो n बराबर 4 हम लेकर चलेंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा? R4 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में 4 का स्क्वायर बट्टे में 1, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में 16। इंटू में क्या आ गया? 16 आ गया। हम यहां पर क्या करेंगे? n बराबर पहले 1 पुट करेंगे, तो ये आ गई बोर त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम। n बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा में आ जाएगा। आप चाहे तो इसको गुणा करके लिख दीजिए। तो जैसे जैसे हम कक्षा की संख्या बढ़ा रहे हैं, रेडियस भी बढ़ती जा रही है, वर्ग के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। तीसरी कक्षा के अंदर 3 का स्क्वायर आकर 9 से गुणा हो जाएगा। चौथी कक्षा के लिए 4 का स्क्वायर करके 16 से गुणा हो जाएगी त्रिज्या। क्लियर? तो पहली कक्षा की ये 4 गुणी, पहली कक्षा की ये 9 गुणी, पहली कक्षा की ये 16 गुणी। यदि मैं इन कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात यहां पर ज्ञात करना चाहूं तो क्या आएगा? देखिए, उपरोक्त से देखिए क्या हम पुट कर सकते हैं। उपरोक्त सभी से क्या लिखा जा सकता है कि पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या और चौथी कक्षा की जो त्रिज्याएं हैं, इनका जो अनुपात है
वो 1:4:9:16 इसी तरीके के अनुपात में होता है। क्लियर? तो ये हमें प्राप्त हो चुका है। इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उनकी विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याएं तथा उन कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षाओं का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर। तो पहली कक्षा का तो 1 का वर्ग, दूसरी कक्षा, दूसरे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इनके अनुपात के बराबर होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला, सूत्र जो कि हमने बोर के मॉडल से फाइंड आउट किया है, बोर की परिकल्पनाओं को यूज में लेते हुए फाइंड आउट किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा वो बोर मॉडल का दूसरा अनुप्रयोग होगा और उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।